यस सर, वी आर लाइव। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हम लोग के साथ इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर ए के श्रीवास्तव हैं, एनआरसी सीट्रस नागपुर से। डॉक्टर श्रीवास्तव प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एनआरसी में, और सॉइल साइंस और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में, स्पेसिफिकली सीट्रस में उन्होंने बहुत काम किया है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं आज हम लोग को गाइड करने के लिए। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरीके से सेशन रहेगा और बेसिकली फाइलो क्या करता है। उसके बाद विल टेक इट टू डॉक्टर श्रीवास्तव इन 2-3 मिनट्स। ओके। तो जैसा कि आप लोगों ने हम लोग के वेरियस फेसबुक पेजेस से या बाकी वेबसाइट से, बाकी जगह से आपने जाना होगा कि हम लोग फाइलों के थ्रू प्रिसीजन एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब अपनी प्लांट को जो रिक्वायरमेंट है, जितना चाहिए उसी के हिसाब से उसको उसका न्यूट्रिशन, उसका फर्टिगेशन या फिर उसका इरिगेशन और उसके डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट पे हम लोग बेसिकली काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फार्म पे एक डिवाइस लगाते हैं फार्म की कंडीशन समझने के लिए और डेटा कैप्चर करने के लिए, और बाकी पूरे अलर्ट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू आते हैं। तो ये डिवाइसेस हम लोग ने किन्नू में 1 साल से लगाना चालू किया, उससे पहले ग्रेप में हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। और किन्नू के लिए ही हम लोग वेरियस एक्सपर्ट्स की सलाह लेते रहते हैं, आप लोग के साथ जोड़ते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में आज डॉक्टर ए के श्रीवास्तव हम लोग के साथ हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव हम लोग को इन दो बेसिक स्टेजेस में, फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग तक, हम लोग को क्या क्या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली क्या क्या करना चाहिए ताकि प्लांट में फ्रूट सेटिंग अच्छे से हो और उसका हेल्थ भी बना रहे और अपना फ्रूट अच्छे से सेट हो। तो हम लोग चाहेंगे कि डॉक्टर श्रीवास्तव भी शुरू करें हम लोग को गाइड करना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो तब तक आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में टाइप कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग का आपको अलाउ भी करेंगे लाइव क्वेश्चन पूछने के लिए। जी डॉक्टर श्रीवास्तव आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। और अ, आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में, और डॉक्टर शिखामणि साहब का खास तौर से, और शायद उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आज का ये लेक्चर संभव हो पाया है। और पिछले करीब करीब 32 सालों से मैं इसी संस्थान से जुड़ा हूँ, खासतौर से नींबू अर्गी फलों से। एंड जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि नींबू अर्गी फलों में नागपुर मैंडिन जो सेंट्रल इंडिया में है, काशी मैंडिन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सतगुड़ी स्वीट ऑरेंज जो साउथ इंडिया में है, माल्टा स्वीट ऑरेंज खासतौर से अभी जो उत्तराखंड में है, पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब हरियाणा वगैरह में भी माल्टा स्वीट ऑरेंज ग्रो होता था, लेकिन अब वो माल्टा स्वीट ऑरेंज अब रहा नहीं। किन्नू मैंडिन एक बड़ी ही कॉमर्शियल कल्टीवार है जो कि माना जाता है देश में। और अगर सही रूप से देखा जाए तो देश में नींबू फलों के उत्पादन में किन्नू मैंडिन और नागपुरी संतरे, इन दोनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और दोनों अपने अपने आप में एक दूसरे के प्रति स्पर्धी रहे हैं। कभी किन्नू मैंडिन तो कभी नागपुर मैंडिन, दोनों की अपनी क्वालिटी है, दोनों की अपनी सफलता की कहानी है। और किन्नू मैंडिन जैसे कहा जाता है 1962-63 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ बोहर में, और नागपुर मैंडिन का इतिहास थोड़ा सा बहुत पुराना है, करीब करीब 1820-25 के आसपास रघुजी राजे भोसले साहब की वजह से आया, खासतौर से काशी मैंडिन ग्रोइंग बेल्ट से। तो वो उसकी एक अपना इतिहास है, किन्नू मैंडिन का एक अपना इतिहास है। किन्नू मैंडिन एक जमाने में जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे वो बहुत बड़ा फेल्योर था, लेकिन 60s में वो पंजाब में जब लाया गया तो वो एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी थी। और पंजाब न केवल हिंदुस्तानी पार्ट वाला पंजाब, बल्कि उधर सारगोदा और सिंध प्रांत का जो पंजाब है पाकिस्तान वाला, वहाँ भी किन्नू बड़ा अच्छा होता है। और दोनों जगहों से एक्सपोर्ट के लिए किन्नू बड़ा बड़ा ही उपयोगी रहा है। और क्वालिटी वाइज भी कोई उसका मुकाबला नहीं है, कलर वाइज कोई मुकाबला नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैं पहली बार किन्नू मैंडिन ग्रोइंग एरिया में गया, तो उस किन्नू को जब आप बगीचे में देखें तो उस बगीचे में लदे हुए किन्नू तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसको कभी आपकी खाने की इच्छा नहीं करेगी उस किन्नू को। लेकिन वही किन्नू जब पूरी तरह से उसको तोड़ लिया गया, उसके बाद उसको अच्छी सी धुलाई हुई, फंजीसाइड का ट्रीटमेंट हुआ, बढ़िया वैक्स कोटिंग हुई, और उसकी जब पैकिंग हो गई,
और उसके बाद जब वो किनोमैनिन बाजार में आता है तो मैं आपको बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अंतर आ जाता है वही किन्नो जो बगीचे में दिखता है और वही किन्नो जो जो पैकेजिंग होके आता है। तो किन्नो की एक अपनी बहुत बड़ी कहानी है और एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है, मैं आपको बताऊं। और आने वाले दिनों में थोड़ा सा एक अभी भी किन्नों में एक फ्लड इरिगेशन, मतलब पट पानी जिसको बोलते हैं ना, बूटे में पूरा पानी लगा लगा के देते हैं, पानी का एक अपना टर्न होता है, आज आपका टर्न तो कल दूसरे का टर्न, वो भी एक एक सलूशन के बजाय मैं कहीं ना कहीं उसकी समस्या भी समझता हूँ। वो क्या समस्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। और खासतौर से आज का ये लेक्चर जरूर उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे कि किस तरीके की पोषण संबंधी जो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती हैं, उनका समाधान के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की पहचान करनी चाहिए, कौन सा ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि किनोमैनिन जो संतरा है वो अच्छा से अच्छा उत्पादन लिया जा सके। और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि देखिए, किनोमैनिन की जो पोषण क्षमता है और जो उनकी उत्पादन क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता मैं समझता हूँ कि किनोमैनिन की ही है। लेकिन इस बात का भी ध्यान में रखना है कि अगर अगर न्यूट्रिएंट एंड वाटर, दो, पानी, इरिगेशन और न्यूट्रिशन अगर बहुत अच्छे ढंग से अगर हमने उसका व्यवस्थापन किया तो मैं समझता हूँ कि उत्पादन क्षमता को बड़े लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन अभी जैसा कि हमने देखा है करीब एक 25 साल के आसपास या 25 साल 27 साल जाते जाते किनोमैनिन बैठ जाता है कहीं कहीं, तो आपको 15 से 20 साल में ही किनोमैनिन दिखेगा कि डिक्लाइन सिम्टम शुरू हो गया। अब उस डिक्लाइन सिम्टम्स के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी डिजीजेज हैं, फाइटोथोरा का एक अपना कारण है, ग्रीनिंग का एक अपना कारण है, और कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो किनोमैनिन ग्रोइंग एरिया है वहाँ की मिट्टी जो है उसमें लवणता बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं सलिनिटी, बहुत हाई पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर समस्या आती है। जो पट पानी दिया जाता है, फ्लड इरिगेशन जो पानी दिया जाता है, उसमें भी बोरान की एक अपनी प्रॉब्लम है, नाइट्रेट टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे को की समस्याओं को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारे जो किसान भाई हैं खासतौर से, उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है कि किस तरह से पौधे को स्वस्थ रखा जाए एक अच्छे पोषण द्वारा। और जैसे कहा जाता है कि एक स्वस्थ आदमी में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, ठीक वैसे ही कहा जाता है कि एक स्वस्थ मिट्टी पर ही एक स्वस्थ पौधा लगाया जा सकता है। और एक स्वस्थ मिट्टी पर स्वस्थ पौधा लगाने का एक वो भी एक अपनी कला है। एक किसान जो है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे पौधे को किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त पानी चाहिए, किस रूप में चाहिए, कितना चाहिए। देखिए जी, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर हमको एक गिलास पानी पीना हो और हमको एक बाल्टी पानी दे दीजिए जिसमें करीब करीब 20 लीटर पानी होता है, तो एक गिलास पानी की प्यास है मेरे अंदर और आप हमने एक बाल्टी पानी पिला दिया तो क्या होगा, तो हमको एक सफोकेशन ही होगा। तो वैसे ही पौधे को भी एक सफोकेशन होता है कि जहाँ पौधे को एक 25 लीटर 30 लीटर पानी पर डे चाहिए, वहीं पौधे को आपने 200 लीटर 250 लीटर 300 लीटर पर पौधे के हिसाब से पानी पिलाया, तो वो एक कहीं ना कहीं नुकसान ही होता फायदा होने के बजाय। और शायद एक यही वजह है कि ड्रिप इरिगेशन खासतौर से नींबू वर्गीय फलों में ही नहीं, सारे फलों में अब ड्रिप इरिगेशन आना शुरू हुआ। तो उसका एक सफलता की एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, पानी कम होना, वाटर टेबल नीचे जाना, वो सब तो एक समस्या किनोमैनिन ग्रोइंग एरिया में है ही, लेकिन अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, चाहे किसी भी समस्या का निदान हो तो निदान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई किस तरीके की समस्याएं हैं, पोषण समस्याओं को कैसे आप पहचानेंगे। अगर सर आप एक सेकंड सर, थोड़ी सी वॉइस कम है सर, थोड़ा सा नजदीक होके बोलेंगे तो वॉइस थोड़ी सी कम है। मतलब लाइक तेज कुमार, तो एक मिनट, अभी आवाज आ रही है फुल? हाँ सर, आपकी आवाज यहाँ पे आ रही है, लेकिन वही वॉल्यूम नहीं, फुल अभी है, तो आनी थोड़ा चाहिए आप आवाज। जी सर अभी जी। तो मैंने मैक्सिमम कर दिया।
जी सर, जी सर। आ रही है कि अभी और तेज चाहिए? अब इससे यार तो तेज नहीं होगी। हाँ सर, अभी आ रही है, बस आप, हाँ, थोड़ा बस नजदीक ही रहिएगा माइक के, हाँ। ओके। तो जी सर। जैसा मैं कह रहा था कि किस तरह से अगर सही पौधों में किस तरीके की पोषण समस्याएं, अगर आपने सही ढंग से इसको पहचाना तो निदान भी उतना ही आसान हो जाता है। किसी को डायरिया है और आपने उसको टाइफाइड आइडेंटिफाई किया, तो आप सोचिए ना डायरिया ठीक होगा ना टाइफाइड होगी। टाइफाइड तो खैर उसको है ही नहीं, डायरिया तो उसका कभी ठीक नहीं होगा। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, आपने फास्फोरस डेफिशिएंसी पहचान की, कैल्शियम डेफिशिएंसी आपने, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पहचान की, आयरन डेफिशिएंसी है आपने, सल्फर डेफिशिएंसी पहचान की, तो वो आप कभी भी उस पहचान में आ ही नहीं पाएंगे। और जब आप सही ढंग से पहचान नहीं पाएंगे तो उसका निदान भी आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई हमने इतना खाद डाला उसके अंदर, उसमें सारी की सारी जितनी पोषण संबंधित समस्याएं थी उन समस्याओं को का निदान करने के लिए हमने वो कोशिश की, लेकिन हम वो कर नहीं पाए, उसका हमको कोई फायदा नहीं मिला। देखिए, एक जो लीफ एनालिसिस, जैसे आपके सिट्रस स्टेट्स हैं पंजाब में, सिट्रस स्टेट्स में डिवाइड है, उनके यहाँ सब लीफ एनालिसिस सर्विसेज है। तो वो लीफ एनालिसिस सर्विसेज बहुत जरूरी है कि उनके पास लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड हो। किन्नोमैंडिन का क्या है, उनके पास एक सॉइल फर्टिलिटी रेटिंग हो किन्नो के लिए। नागपुरी संतरे की सॉइल फर्टिलिटी रेटिंग हो या नागपुरी संतरे का लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड हो, वो किसी काम का नहीं है। वो मैंगो का लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड हो, मैंगो की सॉइल फर्टिलिटी रेटिंग हो, वो किसी काम का नहीं है। अब एक ऐसा समय आया है कि अगर किन्नोमैंडिन हम ग्रो कर रहे हैं तो किन्नोमैंडिन का ही हमारे पास वो न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारे पास उसका सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए, हमारे पास किनो के जो सॉइल टेस्ट डेटिंग है उस तरीके की सॉइल टेस्ट डेटिंग होनी चाहिए। तो पोषण संबंधी समस्याएं जो हैं कैसे हम पहचानेंगे, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसको आप चाहे तो लीफ एनालिसिस करवा लीजिए, आप चाहें तो मिट्टी की जांच करवा लीजिए, आप चाहें तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, बहुत सारे लोग जूस का भी एनालिसिस करा लेते हैं। ऐसे सब बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये पहचान कर सकते हैं पोषक तत्वों की कमी का। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि पौधे में किस किस तरीके के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में मैं दो चीजें आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जितने भी हमारे चाहे रिसर्चर देख रहे हों, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के टीचर देख रहे हों, चाहे वैज्ञानिक देख रहे हों, चाहे हमारे किसान भाई देख रहे हों, इस बात का जरूर, दो बातों का जरूर ध्यान रखिए कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम एक पोस्टमार्टम डायग्नोसिस है। हम पोस्टमार्टम करते हैं जब पौधे को ऑलरेडी एक डैमेज हो चुका है, उसके बाद हम किस तरीके की समस्याएं पेश पेश करते हैं, उसके लिए एक तरह से बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीजें क्या होती है कि ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम जो है, ये पौधे की एक अपनी भाषा है। पौधा आपसे ये बात करता है कि हमको नाइट्रोजन चाहिए, कि फास्फोरस चाहिए, कि पोटेशियम चाहिए, कि कैल्शियम चाहिए, कि मैग्नीशियम चाहिए, बोरान चाहिए। ये पौधा पौधा पौधे की एक अपनी भाषा है और हमारा कर्तव्य है कि इस तरीके की पौधे की भाषा को हम समझें। और जब तक हम इस पौधे की भाषा को हम नहीं समझ पाएंगे, मैं समझता हूँ कि आप सही ढंग से पोषक तत्वों का निदान आप नहीं कर पाएंगे। और ख़ासतौर से किन्नोमैंडिन में, जहाँ पर कि आयरन डेफिशिएंसी, मैग्नीज डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, बोरान डेफिशिएंसी, सल्फर डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ये देखिए, हमने दिखाने की कोशिश की कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो तो आपको पौधा बिल्कुल जैसे लगेगा सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। फास्फोरस डेफिशिएंसी होगी तो जब आप फल काटेंगे तो उसका सेंटर को डबल हो जाएगा और उसका पील मोटा हो जाएगा। यही जब पोटेशियम डेफिशिएंसी होगी तो फल बड़ा छोटा सा हो जाएगा, छोटे छोटे फल हो जाएंगे, खासतौर से सी ग्रेड के फ्रूट्स आपको ज्यादा दिखेंगे। वही जब किनोमैनी जब आप ग्रो करते हैं, एक चौथे पांचवें साल में जब पहली फसल आती है, उस वक्त आपको बहुत सारे फल इस तरीके के दिखेंगे। ये फल एक तरह से कहा जाता है कि जैसे किसी को पिंपल्स होते हैं ना, मुहासे, इस तरीके की स्थिति होती है। तो इस तरीके के फल धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल में पहुंचता है, तो इसी तरह से पौधा धीरे धीरे उसके फल चिकने हो जाते हैं। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो एक बिल्कुल इन्वर्टेड वी स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के इन्वर्टेड वी अक्सर किनोमैंडिन में तो नहीं दिखता,
लेकिन अक्सर यहाँ पर भी देखा जाता है आयरन डेफिशिएंसी, जो कि बहुत कॉमन है। शायद ही कोई ऐसा किनोमैंडिन का बगीचा हो जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी ना मिले, खासतौर से जिसको हम बोलते हैं पेपरी लीफ है, बिल्कुल पेपर जैसे पतली पतली लीव्स हो जाती है, बिल्कुल पीली हो जाती है। अक्सर देखा जाता है आयरन डेफिशिएंसी जिंक डेफिशिएंसी एक साथ, जैसे ये देखिए आयरन डेफिशिएंसी, यहाँ जिंक डेफिशिएंसी एक साथ। क्यों? क्योंकि दोनों मॉडरेटरी मोबाइल हैं एक पौधे के अंदर में, और किनों के अंदर जो मूवमेंट है आयरन का और जिंक का वो करीब करीब एक जैसा है। देखिए जिंक के बहुत सारे डिफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी लीफ की जो पत्तियां होती हैं उनके पौधों की वो एक ही जैसी होती है, और दोनों साइड पे ये देखिए इंटरवेना क्लोरोसिस दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर से ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों साइड पे बिल्कुल 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी यही क्लोरेटिक स्पॉट दिखेंगे। ये एक पहचान है कि जिंक डेफिशिएंसी और ग्रीनिंग में, अगर ग्रीनिंग है तो ये सिम्टम्स नहीं रहेंगे इस तरीके के। और अगर यही जिंक डेफिशिएंसी, जैसे कहते हैं ना कि पॉइंटेड लीफ फॉर्मेशन, इस तरीके के पॉइंटेड लीव्स दिखेंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा, खासतौर से अगर आप देखिए स्वीट ऑरेंज में, ये देखिए अक्सर दोनों, ये माल्टा स्वीट ऑरेंज में ये देखिए दोनों साइड पे ये अक्सर कभी कभी ग्रीनिंग से होते हैं, जिसको कहते हैं ग्रीन आइसलैंड फॉर्मेशन। ये इस क्लोरेटिक स्पॉट्स में, इस क्लोरेटिक स्पॉट्स में बहुत डिफरेंस है। इस क्लोरेटिक स्पॉट्स में आइसलैंड फॉर्मेशन है, ग्रीन आइसलैंड फॉर्मेशन, ये देखिए ऐसे। तो कभी कभी जिंक डेफिशिएंसी भी हो सकता है, कभी कभी ग्रीनिंग भी हो सकती है। मैग्नीज डेफिशिएंसी में देखिए ये बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसे स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ देखिए मिडरिप है, यहाँ पर वेन्स है और इंटरकनेक्टिंग वेन्स है, ये सारे ऐसे लगता है जैसे वेन्स की मकड़ी के जाले जैसे स्ट्रक्चर उसमें आ गए हैं। मॉलिबिंडम डेफिशिएंसी अगर आपको दिखती है तो ये देखिए पूरे ऐसे ऐसे क्लोरेटिक स्पॉट्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे येलो स्पॉट्स। और यही अगर बोरान डेफिशिएंसी है तो ये जो मिड है ये स्वेल हो जाती है। कॉपर डेफिशिएंसी तो जिसको कहते हैं एक्सैंथेमा, अक्सर यहाँ पर गम सिक्रीशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गम निकलता है। ये देखिए अब मैंने आगे आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जब नई पत्तियां आती हैं, खासतौर से किनोमैंडिन में अभी बिल्कुल नई नई पत्तियां आ रही हैं, इस तरीके के सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं। तो इस तरीके की ये जो खासतौर से जो यंग लीव्स हैं, येलो लीव्स पर, ये सारे आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम दिख रहा है। ये देखिए आयरन, और ये आयरन डेफिशिएंसी जब तक पौधे के फल मैच्योर होते तब तक की आयरन डेफिशिएंसी दिखती है। इट इज सिंपली क्योंकि उसके अंदर जो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और हाई पीएच होती है, वो वहां पर आपको दिखेगी इस तरीके की आयरन डेफिशिएंसी। अब इस आयरन डेफिशिएंसी का सॉइल के अंदर अगर आप करेंगे स्प्रे, सॉइल के अंदर एप्लीकेशन, तो उससे काम चलेगा नहीं जब तक कि आप फुल स्प्रे ना करें, क्योंकि जब आयरन आप सॉइल के अंदर डालेंगे मिट्टी के अंदर तो वो अक्सर प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आयरन काम नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर अक्सर क्लोराइड टॉक्सिसिटी, खासतौर से फजली का एरिया में अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारी आयरन टॉक्सिसिटी, ये देखिए ऐसे येलो टिप्स आपको दिखेंगे। ये देखिए किनो की देख रहे हैं आप, ये सारे येलो टिप्स दिखेंगे। और कभी कभी इस क्लोराइड टॉक्सिसिटी इंड्यूस ये मैग्नीज डिफिशिएंसी दिखेगी। ये सारे मकड़ी के जाले जैसे स्ट्रक्चर देखिए मैग्नीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। ये देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्लोरेटिक स्पॉट्स के, ये सब जिसको बोलते हैं नवती, न्यू फ्लश ऑफ लीव्स में दिखती है। ये देखिए, और ये न्यू फ्लश ऑफ लीव्स में ऐसा नहीं कि लीव्स जब मैच्योर हो जाएंगी 6 महीने 7 महीने पुरानी, जैसे मान लीजिए अभी मार्च का महीना है, इस वक्त नई पत्तियां आ रही, फ्लावर आ रहे हैं, पहले तो नई पत्तियां आती हैं फिर फ्लावर्स आते हैं, है ना। तो वो जब तक पौधा मैच्योर हो जाता है, इवन ये सितंबर अक्टूबर तक दिखेगा। इवन आपको रेनी सीजन में भी इस तरीके के क्लोरेटिक लीफ फॉर्म मिले। ऑफकोर्स रेनी सीजन में थोड़ा कम दिखेगा, रेनी सीजन में कम इसलिए दिखता है कि जो उसका साल्ट होता है वो थोड़ा पानी के इन्फ्लुएंस में थोड़ा साल्ट नीचे चला जाता है, तो सॉइल का पीएच थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिट्टी की कम हो जाती है, तो उस वक्त इतना नहीं दिखेगा जितना कि अभी समर में दिखेगा आपको, जितना कि आपको विंटर में दिखेगा। ये देखिए मैग्नीज डिफिशिएंसी, ये तो एसिड लाइन में मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए सतगुड़ी सूटोर में, ये देखिए आयरन डेफिशिएंसी कैसे दिखती है,
टिपिकल जिसको बोलते पेपरी लीफ फॉर्मेशन। ये देखिए पूरी जिंक डेफिशिएंसी, यहाँ आयरन डेफिशिएंसी, एक साथ आपको सारी लीव्स दिखेंगे। ये देखिए मैग्नीज डेफिशिएंसी, देखिए किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन दिख रहा है। ये देखिए ये सारी मिड ग्रीन, वेन्स ग्रीन, और इन दोनों वेन्स को कनेक्ट करने वाली वेन्स ग्रीन, मतलब सारी वेन्स ग्रीन, बाकी सारे येलो बैकग्राउंड पे दिखेगा आपको। ये देखिए ये सारी मैग्नीज डेफिशिएंसी आपको मैंने दिखाने की कोशिश, ये जिंक डेफिशिएंसी। देखिए कैसे किनोमेंडिन दिखता है दूर से। ये देखिए अब इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो किनोमेंडिन को खासतौर से आयरन, मैग्नीज और जिंक डेफिशिएंसी और कुछ हद तक बोरान, ये 4 न्यूट्रिएंट की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए जिंक डेफिशिएंसी कैसे दूर से दिखता है। ये देखिए बोरान डेफिशिएंसी देख रहे हैं आप, ये स्वेलिंग है, ये मिड रिब की, ये येलो नहीं है, मिड रिब की स्वेलिंग है। ये देखिए अब अक्सर होता है कि हम ग्रीनिंग और मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, खासतौर से आयरन, मैग्नीज और जिंक डेफिशिएंसी से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप कैसे पहचाने। तो देखिए ग्रीनिंग में अक्सर सबसे पहला काम होता है ग्रीनिंग में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में कभी भी मिड रिब, ये जो मिड रिब है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में मिड रिब कभी भी येलो नहीं होता। किसी भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में मिड रिब येलो नहीं होता। किसी भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में ये लैटरल वेन्स कभी भी येलो नहीं होती। इन दो बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए आप। और जब ग्रीनिंग होगा तो उसमें एक बिल्कुल उल्टा होता है, ये मिड रिब येलो हो जाएगी और ये वेन्स भी येलो हो जाएंगी। और जिंक डेफिशिएंसी में ये जो क्लोरोटिक स्पॉट्स हैं ये बराबर से इधर 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 ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन ग्रीनिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्लोरोटिक स्पॉट्स है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों साइड में, मतलब दोनों साइड का अलग पैटर्न दिखेगा। ये एक सबसे बड़ी पहचान है कि किस तरीके से आप ग्रीनिंग को और जिंक डेफिशिएंसी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तो मैंने आपको बात बताई कि भाई कोई सिम्टम्स को कैसे, आमतौर पे हमारे सारे जितने किसान भाई हैं, जितने प्लांट एनालिसिस से रिलेटेड लोग हैं, वो सारे कहते हैं साहब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं आई तो हमने जिंक नहीं दिया, आयरन डेफिशिएंसी नहीं आई तो आयरन नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जैसे कोविड है तो कोविड में सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब किसी को कोविड इन्फेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सिम्टम्स, आज इन्फेक्शन हुआ, महीने 2 महीने बाद सिम्टम्स आए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जिसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, ऐसी किनोमैंडिन ही नहीं, जितने नींबू वर्गीय फल में सब में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी एक्सप्रेस नहीं हो रही है, वो दिख नहीं रहा है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, मैग्नीज डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, कभी कभी दो न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन होता है, जैसे नाइट्रोजन एंड सल्फर, दोनों का डेफिशिएंसी सिम्टम एक जैसा होता है। आयरन एंड मैग्नीज डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कभी कभी एक जैसा होता है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो इमीडिएटली पकड़ लेते हैं। तो इस बात का हमको बड़ा ध्यान में, जैसे बोरान डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी दोनों का अक्सर मैच करते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरीके के सिम्टम्स को आप कभी कभी विजुअल नहीं देख सकते कि भाई सिम्टम्स के बेसिस पे कैसे पहचाने। तो उनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई आप लीफ एनालिसिस करा लीजिए। लीफ एनालिसिस आप हर महीने नहीं कराते तो कम से कम हर तीसरे साल, 1 साल के गैप पे लीफ एनालिसिस करवाइए। और देखिए किसी भी न्यूट्रिशन का ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खासतौर से अब जब किन्नों में फ्लावरिंग आ चुकी है। एक्चुअली किन्नों में या किसी भी नींबू वर्गीय फल में फ्लावरिंग आने के पहले ही एक डोज पड़ना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट का डोज है। जितना भी डोज आप फिक्स करते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे जिंक हो, आयरन हो, एक स्प्रे कम से कम आयरन का हो जाना चाहिए था, खासतौर से फ्लोरल प्राइमोर्डिया में, मतलब यंग लीव्स आने के पहले, ताकि वो जो आयरन है और मैग्नीज है, वो जिंक है, वो कम से कम मेटाबॉलिक आयरन मैग्नीज जिंक में कन्वर्ट हो जाए, तो जो नई पत्तियां हैं वो कम से कम आयरन मैग्नीज या जिंक डेफिशिएंट ना आए। उसी तरीके से कम आपको एक डोज सुपर फॉस्फेट का और एक जो यूरिया का उसके अंदर जाना ही जाना चाहिए था, ताकि
फ्लोरोप्राइमोडिया फॉर्मेशन के वक्त खासतौर से जो जो आपका जनवरी फरवरी वाला टाइम था, उस टाइम में जाना चाहिए था। अभी तो खैर बहुत लेट हो चुका है। तो कभी भी इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर अभी जैसे फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावरिंग और फ्लावरिंग फ्रूट सेट में हार्डली एक 10 से 15 दिन का डिफरेंस होता है। तो अगर उस वक्त अगर आपने फ्लावरिंग के वक्त भी डाला कोई भी न्यूट्रिएंट, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो कम से कम फ्रूट सेट के वक्त तो हो जाए। खासतौर से बोरान का कम से कम एक स्प्रे आना चाहिए, कम से कम जिंक का एक स्प्रे आना चाहिए। और ये जैसे बोरैक्स हुआ, जिंक सल्फेट हुआ, इस तरीके के कॉमर्शियल फर्टिलाइजर ना लेके इस तरीके की स्ट्रेट फर्टिलाइजर को अगर आप लें तो वो बड़ा फायदेमंद होगा। तो इसकी सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप लीफ एनालिसिस करवा लीजिए। और लीफ एनालिसिस कराने के लिए कम से कम, ये हमने नागपुरी संतरे में दिखाने की कोशिश की, लेकिन किनोमैंडिन में भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि आप कम से कम 6 से 7 महीने पुरानी पत्तियां ले लीजिए, कम से कम एक अफलित टहनी जिसपे फल ना लगे हों या कोई फ्रूट ना हो, कोई फ्लावर ना हो, उसकी जो दूसरी तीसरी चौथी पत्ती ले लीजिए और कम से कम 30 से 70 पत्तियों का चुनाव करिए, उसका उसका चुनाव करिए और उन पत्तियों को लेके आप किसी भी लेबोरेटरी में उसको कम से कम 3-4 बार पानी से धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद कम से कम 2-3 बार डिस्टिल वाटर से धो लीजिए, उसको ले आइए, शेड में सुखा लीजिए, पॉलीथीन में बैग में पैक करिए, किसी भी लीफ एनालिसिस टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेज दीजिए, या आप जो आपके पंजाब के सिट्रस सीट्स हैं वहाँ भी भेज सकते हैं। बड़ी अच्छी लीफ एनालिसिस करते हैं, बड़ी अच्छी लेबोरेटरी उन्होंने इस्टेब्लिश की है। अब उस बात की मुझे गारंटी नहीं है कि उनके पास कोई भी लीफ एनालिसिस स्टैंडर्ड है या सॉइल टेस्ट रेटिंग है। अभी जैसा मैंने आपको बोला कि अभी समय आ गया है कि क्रॉप आधारित, फसल आधारित सॉइल टेस्ट रेटिंग हो, फसल आधारित पोषक मापदंड हो, पोषक पत्ती पोषण मापदंड हो। ये सब चीज़ें को बड़ी ज़रूरत है आपके पास, और जब तक वो आप रखेंगे नहीं, मैं समझता हूँ। ये देखिए किनोमैंडिन के लिए इस संस्थान ने एक विकसित किया है कि पोषण सारणी, कि भाई अगर नाइट्रोजन करते हैं तो नाइट्रोजन कम से कम कितना होना चाहिए, फास्फोरस कितना होना चाहिए, पोटेशियम कितना होना चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए, मैग्नीज कितना होना चाहिए, जिंक कितना होना चाहिए, और कितना फल आना चाहिए। अब ये सारणी अगर आपके पास है, मान लीजिए हम कहते हैं 30 से 60 केजी पर हेक्टेयर के पास, अब आपको मान लीजिए 60 से 72 लेना है या 72 किलो से ज्यादा अगर आपके पास, तो आप इतना मेंटेन करिए। ये आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। एक लीफ एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है इस तरीके का पोषक मापदंड, जिसको बोलते हैं लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड, हमारे पास बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, ये लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड खासतौर से AICRP की जितनी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये पूरी तरह से समर्पित है और उन लोगों ने ही ये काम किया है। तो ये इस तरीके का स्टैंडर्ड कम से कम स्टेट्स वालों के पास रहना बहुत जरूरी है कि भाई मिनिमम कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने कोशिश की है कि भाई सॉइल फर्टिलिटी रेटिंग क्या है। ये देखिए, चाहे पीएच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, ऑर्गेनिक कार्बन हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये सारी टेस्ट रेटिंग हमने किनोमैंडिन के लिए विकसित की। ये सॉल्ट टेस्ट रेटिंग जो पूरी तरह से किन्नों को समर्पित है, किन्नो संतरे पे। इस तरीके का सॉल्ट टेस्ट रेटिंग हमारे पास, कोई भी सॉल्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी हो, लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी हो, हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। ये देखिए कि इसी सॉल्ट टेस्ट रेटिंग और लीफ न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड के बेसिस पर हमने, ये देखिए, कम से कम 37 से 40% बगीचों में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, कम से कम 45% बगीचों में फास्फोरस की कमी है। किनोमैंडिन की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, कहते हैं पोटेशियम की कमी नहीं है, ये भी करीब करीब 35 से 40% बगीचों में पोटेशियम की कमी है। देखिए, कम से कम 73% बगीचों में आयरन की कमी है, मैग्नीज की कमी वही करीब 70-72%। ये देखिए, जिंक की कमी 70 से 75, मतलब 70 से 75% आयरन, मैग्नीज और कॉपर की कमी है किनोमैंडिन बगीचे में। और वही अगर हमने लीफ एनालिसिस के बेसिस पे किया, लीफ एनालिसिस में भी वैसे ही है, करीब करीब 75 से 80%
बगीचों में आयरन और जिंक की कमी है। करीब करीब 40 से 50-60% बगीचों में नाइट्रोजन की कमी है। करीब करीब 50% बगीचे में फास्फोरस की कमी है। करीब 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 40 से 50% पोटेशियम। मतलब अगर आप एक तरह से देखें कि किन्नों के बाग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज एंड जिंक, ये 6 तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी है। तो अब बचा कौन सा तत्व? कोई ऐसा तत्व बचा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्नों का बगीचा एक तरह से माल न्यूट्रिशन पर है। ये लेटेस्ट फिगर की बात करो, हार्डली 2020 या 2019 का डाटा है ये, तो कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसी स्थिति हो सकता है, कुछ एक ऐसे बगीचे हों जहां किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है। हो सकता है ऐसे बगीचे हों जहां आप ये क्लेम करते हो कि नहीं साहब हमने उसमें सब कुछ डाला है। आपने डाला होगा सब कुछ, लेकिन जिस अनुपात में डालना है, जितना डालना है, किस वक्त डालना है, वो बहुत जरूरी है। आप खाना खाते हैं, जब हमको लंच चाहिए, जब हमको डिनर चाहिए, जब हमको ब्रेकफास्ट चाहिए, उसी वक्त अगर आप खाएंगे तो शरीर में लगेगा, और उस वक्त अगर आप नहीं डालेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज तो इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरान हर साल आप डालें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप रिपोर्ट, लीफ एनालिसिस रिपोर्ट पर आधारित जो पोषक तत्वों की कमी है उन पोषक तत्वों को डालिए, और शायद वही सबसे अच्छा तरीका है। ये भी बिल्कुल ये राजस्थान की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाने की, श्रीगंगानगर में जहाँ किन्नू ग्रो होती है वहाँ भी बिल्कुल वैसी स्थिति है। ये देखिए करीब 60% बगीचों में नाइट्रोजन की कमी है, करीब करीब 50% बगीचे में फास्फोरस की कमी है, करीब करीब 40% बगीचों में पोटेशियम की। तो जो जो स्थिति पंजाब में है वही स्थिति करीब करीब राजस्थान में भी है। मिट्टी भी ऑलमोस्ट एक ही जैसी है, बिल्कुल लोमी सॉइल है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, पूरा का पूरा एरिड रीजन है। तो ये सारी समस्याएं किन्नो माइनिंग की बिल्कुल अलग समस्या है। उसको आप नागपुरी संतरी की समस्याओं से नहीं अटैच कर सकते। उसको आप खासी माइनिंग जो आसाम, नागालैंड, मणिपुर में होता है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ का कल्टीवार अलग है। तो इस स्थिति में इन चीजों की बहुत, ये देखिए देश भर में जितनी भी नींबू वर्गीय फल उगाए जाते हैं, चाहे नागपुरी संतरा हो, चाहे किन्नू संतरा हो, चाहे खासी संतरा हो, चाहे मौसम्बी हो, चाहे साउथ का स्वीट ऑरेंज हो, चाहे माल्टा स्वीट ऑरेंज हो, और चाहे नींबू हो, ये सारी फसलों का कितना ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये हम लोगों ने इस संस्थान ने वर्कआउट किया है। और ये समय सारणी, ये जो पोषक तत्वों की सारणी है, ये हर एक सॉइल टेस्टिंग और लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी में होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बहुत पहले कहा कि ये संतरे के लिए है, नींबू वर्गीय फलों के लिए, आपको मैंगो लगाना है, मैंगो की वैरायटी अपनी वैरायटी के हिसाब से एक स्टैंडर्ड होगा। अमरूद लगाना है, उसकी एक अलग स्टैंडर्ड होगा। लीची लगाना है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड होगा। पपाया लगाना है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड होगा। बेल लगाना है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड होगा। अनार लगाना है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड होगा। अब ये समय आ चुका है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके बगीचे में क्या हो रहा है, और पोषक तत्वों की कमी रहेगी। और जहां आपको 20 टन, 22 टन, 25 टन लेना है, वहां पता लगा आपको 15 टन, 17 टन मिल रहा है। आपको पता ही नहीं लग रहा कि ये 5 टन, 6 टन या 4 टन की जो हमारी पैदावार में कमी आ रही है। और आपके यहाँ तो बगीचे बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के तो बगीचे होते नहीं, इतने बड़े बड़े बगीचे रहते हैं। मान लीजिए 10 हेक्टेयर का बगीचा है, और पता लगा 1 हेक्टेयर में 5 टन पर हेक्टेयर की कमी आई, तो आप सोच लीजिए 50 टन की कमी होगी। 50 टन का प्राइस जोड़िए, एक आपकी नेग्लिजेंस से पता लगा कि आपने सिंपल आप लीफ एनालिसिस करा लीजिए, 200-400 रुपया खर्च करिए, और सही मात्रा में, सही अनुपात में जितना जो पोषक तत्व की कमी है उस चीजों को डालिए, आपका बगीचा कितना अच्छा रहेगा। और ऐसा काम करने से बगीचा ही नहीं स्वस्थ रहेगा, एक लंबे समय तक उत्पादन देगा, उसके अंदर बहुत सारी डिजीजेज नहीं आएंगी, उसके ग्रीनिंग की
कम आएगा, उसके अंदर हो सकता है फाइटर थोड़ा से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, ग्रीनिंग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, अगर आप इस तरह से अच्छे पौधे को मेंटेन करते हैं। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि किनोमैंडिन में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पड़ना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और बोरिक एसिड का जो मिक्सचर बना के वो जो स्प्रे मैंने आपको बताया, 0.5% फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, 0.25% बोरिक एसिड, अप्रैल, मई और जून में कम से कम ये 3 स्प्रे होना चाहिए। ये देखिए, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे राजस्थान में, चाहे उत्तराखंड में, कम से कम ये फर्टिलाइजर शेड्यूल आपको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर से कभी अक्सर हमारे किसान भाई ये कहते हैं साहब कि केमिकल फर्टिलाइजर से अक्सर फ्रूट ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको अगर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो केमिकल फर्टिलाइजर ले लीजिए, उसका जो फार्म एडमिन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, उसमें मिला के रख दीजिए, इन्हीं खाद में रख दीजिए। और खाद में जब रख देंगे तो जितना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो जितनी भी उसकी हीट निकलेगी, वो वर्मी कंपोस्ट या फार्म एडमिन्योर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद आप क्या करिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। अभी जैसे फ्लावरिंग का टाइम है, उसके सबसे अच्छा, और कोई पैसा नहीं लगना है इसमें, एक पैसा नहीं लगना है। आप सिंपली अपने बगीचे का 10, 20, 50 सबसे अच्छे बूटे आइडेंटिफाई कर लीजिए, जिसके अंदर कोई डिंकिया ना हो, जिसके अंदर कोई ग्रीनिंग नहीं हो, और उस करीब 20, 25, 50 बूटे से वहां का जो राइजोस्फीयर है, जो उसका पौधे का घेरा है, उस घेरे से 1-1 किलो 2-2 किलो मिट्टी निकाल लीजिए। अब 1-1 किलो 2-2 मिट्टी निकालने का मतलब ये नहीं हो कि पूरा का पूरा उस बगीचे का जड़ क्षेत्र ही खाली कर दीजिए। हर पौधे से 1-1 किलो 2-2 किलो, 50 जो सबसे अच्छे पौधे हों, सबसे अच्छे पौधे का मतलब मेरा हो कि बीमारी ना लगे हो, उसकी 1-1 किलो मिट्टी निकालिए। 50 किलो मिट्टी जो आपकी आई, ये 50 किलो मिट्टी एक बायो फर्टिलाइजर का है, उसको कहते हैं जीवाणु युक्त मिट्टी। ये बायो फर्टिलाइजर है, ये जैव खाद है। ये 50 किलो जो जैव खाद है फ्लावरिंग के वक्त जो अभी हुई है, इसमें आप कुछ नहीं, एक 250-250 ग्राम उसी सिर्फ मिट्टी को बाकी के जो कमजोर पौधे हैं उनमें आप डाल दीजिए, उनके जड़ क्षेत्र में। पानी तो दिया ही हुआ है, और फिर आप देखिए कमाल, एक पैसा इसमें नहीं लगना है। लेकिन इस तरीके की चीजें आप प्रैक्टिस में लाइए। चलिए, वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो उस तरीके की जो मिट्टी आपने अपने सबसे अच्छे बूटे की मिट्टी इकट्ठा की, उसमें थोड़ा सा वो ले लीजिए, फार्म एडमिन्योर या वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा वो भी मिला दीजिए। वो जो जीवाणु जो थे, मिट्टी के जीवाणु जो लाखों में थे, वो करोड़ों में हो जाएंगे। आप ये करके देखिए कितना बढ़िया फ्रूट सेट होता है। एक भी केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं, सिंपली फ्लावर से फ्रूट सेट बढ़ाने का, इससे अच्छा मैं समझता हूँ कम पैसे में कोई इलाज नहीं। हाँ, लेकिन मेहनत जरूर है। इस तरीके का काम हमको करने की जरूरत है, ना कि उसमें यूरिया डाल दीजिए, उसमें बोरान डाल दीजिए, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह तो चलते ही रहेंगे। लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिस आप करें तो देखिए फ्रूट सेट कितना अच्छा होता है। एक 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 ये भी मैं थोड़ा सा अभी हम आपसे करना चाहेंगे कि जो चीजें मैंने आपको बताई, एक माइक्रोबियल कंसोर्शियम है। माइक्रोबियल कंसोर्शियम हमने क्या किया, उसी सबसे अच्छे बूटे से एक हमने कुछ एक 5-6 जीवाणुओं का समूह बनाया है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में। अभी हमने माइक्रो के टेबलेट्स भी बना रखे हैं। अभी ये टेबलेट्स तो नहीं हम दे पा रहे हैं, लेकिन ये कम से कम 600 रुपए लीटर हम इसको भेज रहे हैं। आप मान लीजिए छोटे पौधे हैं, इसमें कुछ नहीं, 5-5 ml डाल दीजिए। तो अगर आप नए जगह पे इस पौधों को आप लेके जाते हैं तो वहां पर उसकी मोर्टेलिटी कम होगी, पौधे मरेंगे कम, और पौधा बहुत अच्छा विकसित होगा। एक क्लास में इसी माइक्रोबियल कंसोर्शियम को मिला के अगर हमने उसको लॉन्ग टर्म में करीब 12-13-14 साल स्टडी किया तो देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलने का मतलब है कि उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। तो संक्षिप्त में मैं आपसे यही सब कहना चाहूंगा, और अब हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसको ले सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
सर कुछ क्वेश्चंस फार्मर्स के भी आए हैं, तो जी राजीव आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे सर। राजीव। हाँ जी सर। जी राजीव। हाँ जी सर, कुछ फार्मर सर जो बोरान की स्प्रे लेते हैं सर, उसका मतलब फ्लावरिंग पर सर रोल बताएं, मतलब फ्लावर ड्रॉप को रोकता है या वो कैसे? नहीं, बोरान का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि अगर आपने बोरान डाल रखे हैं तो बोरान तो जानते हैं आपको डालना चाहिए जब ये फ्लावर नहीं आए उसके पहले डालना चाहिए था। एक 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 250 ग्राम या 200 ग्राम बोरेक्स ले लीजिए या सोडियम बोरेट को 100 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसको एक या 2 टीस्पून कोई भी डिटर्जेंट पर वो ले लीजिए जिसको क्या बोलते हैं सोप, कोई भी लिक्विड सोप हो, 1-2 चम्मच उसमें डाल दीजिए ताकि स्टिकर काम करे और आपको वो स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आपने वो काम नहीं कर पाए तो आप क्या करिए, फ्लावर के वक्त तो मत डालिए, जब फ्रूट सेट हो, जस्ट फ्रूट सेट हो उस वक्त एक स्प्रे आप इसको डालिए। तो उससे क्या होगा कि खासतौर से अभी जैसे जैसे अब अप्रैल आ जाएगी, अप्रैल आ ही चुका है एक तरह से, तो उस वक्त क्या होगा कि अप्रैल में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो एक तो गर्मी से भी उसे आपको राहत मिलेगी और दूसरी उस गर्मी से जो छोटे छोटे फ्रूट सेट होते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रूटलेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो फ्रूटलेट जो गिरेंगे वो कम गिरेंगे थोड़ा सा, और जो रिटेन होगा फ्रूट वो थोड़ा अच्छे तरह से हो जाएगा। एक स्प्रे ये कर लीजिए और एक स्प्रे आप क्या करिए 2 महीने बाद फिर इसी बोरान का स्प्रे करिए और फिर 2 महीने बाद एक और स्प्रे कर लीजिए ताकि जो मार्बल साइज है जो कम से कम 1-2 सेंटीमीटर के आसपास जब फ्रूट साइज हो जाए तब तक कम से कम 2 स्प्रे डाल दीजिए तो बोरान का फायदा। फिर क्या होगा जब बोरान बरसात शुरू होगी और उस वक्त जब फ्रूट क्रैकिंग होती है, फ्रूट ड्रॉप होता है, वो अक्सर एक फंगस भी लगता है जिसको फाइटोप्थोरा पाल्मी वगैरह कहते हैं, उसकी वजह से तो वो सारे चीजों से भी आपको बरसात में जब ये समस्या आती है तो उससे भी काफी कुछ निजात मिल जाएगा। जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, जो सिट्रस का भी जो न्यू फ्लैशेस आ रही हैं सर, इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो ड्रॉप हो जाता है, उसके साथ जो फ्लावर्स आ रहे हैं सर वो भी ड्रॉप हो जाते हैं सर, वो एक नेचुरल प्रोसेस है या फिर उसका कोई रीजन है सर, मतलब साइंटिफिकली? नहीं, देखिए इस बात का तो ध्यान में रखिए, हमेशा हर किसान भाई को जानना चाहिए कि एक पौधे में, एक किलो के संतरे में कम से कम 1.5 से 2 लाख संतरे 1.5 से 2 लाख फल आते हैं। 1.5 से 2 लाख फल में 0.1 से 0.2% मतलब 1.5 से 2 लाख जो फूल आते हैं उससे 0.1 से 0.2% ही हार्वेस्ट होता है। जो किलो संतरा आप हार्वेस्ट करते हैं, किलो संतरा हार्वेस्ट करने का मेरा मतलब है 1000 से 1200 किलो के संतरे आमतौर पर ये होता है। अब वो किसी किसी पौधे में 1500 भी किलो मिलेंगे। अब वो पौधे की अपनी जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, पौधा कितना स्वस्थ है, पौधा स्वस्थ है बीमारी से नहीं, पौधा कितना स्वस्थ है ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कि न्यूट्रिएंट सबसे पहले काम वो करेगा वहां पे। पौधा कितना स्वस्थ है, बीमारी भी नहीं है, वो तो एक है, ग्रीनिंग वगैरह नहीं है, फाइटोप्थोरा नहीं है, वो तो एक रीजन है ही है, लेकिन वो पौधा न्यूट्रिशनली कितना स्वस्थ है, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सारे न्यूट्रिएंट की, कोई ऐसे न्यूट्रिएंट तो ऐसा नहीं है जिसमें कमी है। अगर खासतौर से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी अगर है तो वो छोड़ेगा मतलब अगर पौधा वीक होगा तो फ्लावर ड्रॉप होगा ही। फ्लावर ड्रॉप में अब ये भी देखना है कि 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, एक स्टैमिनेट फ्लावर्स होते हैं, एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि जो फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, अगर आप किसान भाई हमारे देखें कि अगर उसके अंदर स्टिग्मा जो चिपचिपा एक टोपी जैसा होता है, चिपचिपा अगर होता है, हर फ्लावर में चिपचिपा टोपी जैसे अगर दिख रहा है तो वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। अगर वो चिपचिपा टोपी जैसा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब स्टैमिनेट फ्लावर्स है। अगर पौधा आपका वीक है तो स्टैमिनेट फ्लावर्स अक्सर ज्यादा होंगे, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कम होंगे। ये हमारे किसान भाई देखें, या नंबर है ये मेरा, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ जो फूल है वो गिरेंगे, और अगर आपका पौधा न्यूट्रिशनली कमजोर है तो ज्यादा फूल गिरेंगे, इसमें तो दो रहना है। जी सर। जी हाँ सर, एक क्वेश्चन और है, मतलब जैसे ना इधर जो पीएयू यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन है सर, वो पोटाशियम का जो है वो फोलियो स्प्रे करवाते हैं सर, सॉइल एप्लीकेशन नहीं देते सर, उसका रीजन क्या रहता है?
फार्मर का ये बड़ा क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली दे सकते हैं। देखिए सॉइल एप्लीकेशन जो है ना वो आप दीजिए खासतौर से जुलाई में। मैं क्यों जुलाई में कह रहा हूँ, जो हमारे जितने किसान भाई हैं फोलियर एप्लीकेशन तो जो दे रहे हैं वो ठीक है। पीएयू वाले जो कह रहे हैं कि फोलियर एप्लीकेशन देने का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या, कि आपकी मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा है, करीब करीब 8 के पास है, कहीं कहीं 8.3 8.4 है पीएच है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 डेसीसाइमन या मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसकी वजह से ये अक्सर आपके किनोमेडिन में ये कहा जाता है कि ज्यादातर फोलियर एप्लीकेशन से दीजिए। लेकिन पोटेशियम को आप रेनी सीजन में, जब जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के सेकेंड वीक के रेनी सीजन में कम से कम एक डोज कम से कम 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, कम से कम आधा किलो यूरिया और कम से कम 250 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट सबसे अच्छा होता है। ये डोज जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जरूर दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि उस रेनी सीजन में पानी की वजह से क्या होता है, जितना उसका पीएच भी कम से कम 0.3 0.4 0.5 यूनिट कम हो जाता है और उसका जो साल्ट रहता है ना वो भी घुल के जड़ क्षेत्र के बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो उस वक्त सिर्फ रेनी सीजन में मिट्टी के थ्रू आप दीजिए और उस वक्त पौधा भी बड़े अच्छी स्थिति में रहता है कि वो ले सके। तो इस बात का ध्यान रखें। और बाकी जो पीएयू के जो कह रहे हैं उसका एक कारण है कि पीएच ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सैलिनिटी साल्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मिट्टी में अगर डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो पौधे को मिलेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि फोलियर स्प्रे डालिए। फोलियर स्प्रे का एक अपना लिमिटेशन है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अच्छा, फोलियर स्प्रे का ये हमारे सारे किसान भाई इस बात को भी जान लें कि फोलियर स्प्रे का समाधान तभी है जब तक कि पत्तियां 6 से 7 महीने तक हों। मतलब मार्च से ले चल के 1 सितंबर या अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद ये फोलियर स्प्रे का कोई मतलब रह नहीं जाता, दिल से बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि पत्तियों की जितनी वैक्स है वो सब वैक्स, वो जिसको क्या कहते हैं आप, वैक्स, एक वैक्स, अरे वैक्स की हिंदी क्या होती है, वैक्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो पत्तियों के अंदर वो फोलियर स्प्रे जा नहीं पाता। तो हमारे किसान भाई इस बात का कोशिश करें कि ज्यादातर से ज्यादा जितना पोषण है वो पौधे को अक्टूबर के पहले वो पूरा निपटा लें। इस बात का भी ध्यान रखें। ये एक फोलियर एप्लीकेशन की एक अपनी लिमिटेशन है कि पत्तियां, जब पत्तियों का ऊपर वाली जो सतह है वो बहुत मोटी हो जाती है, खासतौर से जब 7 महीने 8 महीने की पत्तियां हो जाती हैं, तो फोलियर स्प्रे का कोई मतलब रह नहीं जाता और वो न्यूट्रिएंट पत्तियों से अंदर घुस भी नहीं पाता। जी जी सर। एक सर क्वेश्चन है, डीएपी और एसएसपी के मुकाबले सर कौन सा ज्यादा प्रेफर करना चाहिए किसान? एसएसपी बहुत अच्छा है। आप अपनी मिट्टी की लवणता क्षार को कम करने के लिए जिप्सम प्रयोग में लाते हैं, और जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। और यही जो सिंगल सुपर फॉस्फेट में उसमें 12 से 15% से कैल्शियम सल्फेट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट सल्फर भी देगा और उसके साथ साथ उसका पीएच मान कम करने में भी मदद करेगा। तो हमेशा सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर आप यूज करते हैं, उससे अच्छा कोई फास्फोरस सोर्स नहीं है किनोमैंडिन के लिए, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के लिए, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के लिए। जी सर, जी सर, जी। सर जो किन्नों में सर फ्लावरिंग होती है सर, उसका न्यूट्रिशन के साथ कोई कनेक्शन होता है? मतलब फार्मर बहुत ज्यादा कनेक्ट है। किन्नों में फ्लावरिंग होती है, कितनी फ्लावरिंग होती है, कितना फ्लावर रुकेगा, वो पिछले वाले साल में कितना पोषण आपने दे रखा है उस पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पौधा सबसे पहले पौधे के अंदर जो पोषक तत्व मौजूद है उसको लेगा। बाहर से आप कितना भी खिलाइए फ्लावरिंग के वक्त, बाहर से, ये बार बार मैं कह रहा हूं, फ्लावरिंग के वक्त बाहर से पौधे को आप कितना भी खिलाइए वो पौधा नहीं लेगा। पौधा फ्लावरिंग के लिए सबसे पहले पौधे के अंदर जो भी पोषक तत्व है उसको यूज करेगा फ्लावरिंग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी हाँ जी सर, जी सर। हाँ सर, जो अल्टरनेट बीइंग किन्नू में देखने को मिली है, जैसे पिछले साल काफी कम था जो फ्रूट था सर, इस बार काफी बम्पर अभी फ्लावरिंग हो रही है किन्नू में,
तो सर ये फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा मतलब कैसे हो रही है सर? ये फ्लावरिंग की फ्लक्चुएशन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे एक पौधे पे अगर 2000 फल आए तो हम 2000 फल ले लिए, 3000 फल आए तो 3000 फल ले लिए, 500 आए तो 500 ले लिए। 500 आए तो कोई बात नहीं, वो तो लिमिटेशन है, लेकिन 2000 फल आए या 3000 फल आए तो हम पूरे के पूरे 2000, 2500, 3000 फल ले रहे। क्यों ले रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा कारण है। जब आपके पौधे की क्षमता है, किन्नू मैंडिन 1200 फल से ज्यादा बिल्कुल मत लीजिए। नागपुरी संतरे को तो मैं कहता हूँ 600-700 फल से ज्यादा मत लीजिए। अब चूंकि किन्नू मैंडिन एक बहुत हैवी बियरर है, तो एक 1000 से 1200 फल से ज्यादा का कोई मतलब नहीं। साइज देखिए, ए ग्रेड साइज फल मिलेगा। 2000 फल ले लिया, कोई बात नहीं, सब सी ग्रेड साइज में 70% सी ग्रेड साइज के फल आए। वो एक सबसे बड़ा कारण है कि बिना किसी अनुपात के वहां पर सबसे ज्यादा जब फल आएगा, वही पौधा जहां 2000 फल आए उसी पौधे पे अगले साल देखिए 500 फल आएगा, फिर तीसरे साल देखिएगा फिर 2000 फल आएगा, चौथे साल फिर 600-700 फल आएगा। अल्टरनेट बियरिंग का ये सबसे बड़ा कारण है। कभी भी हम थिनिंग करते नहीं कि भाई हमको एक पौधे, हम जैसे अपने फैमिली में कहते हैं भाई हम 10,000 रुपया कमा रहे तो एक बच्चा हम रखते हैं। भाई कोई आदमी 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया सैलरी पा रहा है तो 2 बच्चे अफोर्ड कर सकता है। ठीक वैसे ही हमको ये भी तो देखना है कि पौधा कितना रिटेन कर सकता है अपनी कैनोपी में, पौधे की कितनी क्षमता है रिटेन करने की। अभी पौधा आपका मान लीजिए 6 साल का पौधा है, 7 साल का पौधा है, आपने 2000 फल उस पर लगे हुए, 2000 फल ले रहे हैं, तो 2000 उस फल का कोई मतलब नहीं है। सब सी ग्रेड साइज के फ्रूट निकलेंगे। ए ग्रेड साइज के फ्रूट हार्डली आपके पास 10% 12% आएंगे। ज्यादातर 70% आपके फ्रूट आए, 60% फ्रूट आपके सी ग्रेड के आए, कम से कम 25%, 30% बी ग्रेड के आए, 10% सी ग्रेड के आए। तो 2000 फल एक पौधे पे लेके क्या करेंगे आप? 1000 फल लीजिए, 1200 फल लीजिए, कम से कम 40% फल आपके ए ग्रेड साइज के आए, अदर 25-30% बी ग्रेड के आए, और बाकी जो एक 25-30% सी ग्रेड के आए। आप देखिए इकोनॉमिक्स, इस तरीके की इकोनॉमिक्स को हमारे सारे किसान भाई को ध्यान में रखना है। अल्टरनेट बियरिंग का सबसे बड़ा कारण यही है। हम फल कभी गिराते ही नहीं। लगा है जी, लगा रहने दो। अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं है, फिर उसको आप उतने ही मात्रा में खिलाइए ताकि पौधों में वो कमी ना आने पाए। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि कभी भी अपने बगीचे में जब आप किन्नों को तोड़ते हैं, खासतौर से जनवरी के लास्ट में या फरवरी के बीच में आप जब किन्नों को तोड़ लेते हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई बहुत देर तक कि अच्छा रेट मिल जाए, अच्छा मार्केट मिल जाए, या हमारे ठेकेदार हैं उसको भी बहुत देर तक रखते हैं कि चलो भाई लेट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किन्नू जो है नॉर्थ इंडिया में पकता ऐसे वक्त है मिड जनवरी में, लास्ट जनवरी में, कि उस वक्त सबसे ज्यादा ठंड पूरी नॉर्थ में ठिठुराने रहती है। तो नॉर्थ में कोई किन्नू इतना खाता नहीं है, पसंद नहीं करता, तो क्या करते हैं आप पूरा का पूरा साउथ की तरफ ढकेलते हैं आप सारे किन्नू को। उसमें किसान भाई भी हमारे सोचते कि चलो थोड़ा सा लोकल एरिया में नॉर्थ में भेज दे तो थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, और जब आपने लेट किया तो अगली फसल के लिए भी प्रॉब्लम होती। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। कभी भी अपने पौधे पर बहुत लंबे समय तक किन्नों को रोकिए मत। अच्छा, उस किन्नों को बहुत लंबे समय तक रोकेंगे तो ग्रेनुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, उसका सारे ग्रेनुल्स जो है सूख जाते हैं, जूस कम हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है, ओवर मैच्योरिंग किन्नों की। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है अगर आपको अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम को कम करना है। जी जी सर। तो सर थिनिंग का टाइमिंग सर क्या होनी चाहिए साल में? जैसे थिनिंग का सबसे अच्छा टाइम होता है जब फ्रूट सेट होता है, उसके 15 दिन बाद एक 300 से 400 ppm नेफ्थलीन एस्टिक एसिड को करिए आप, वो सबसे अच्छा है थिनिंग का टाइम। जी सर, जी सर, जी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अभी सर बायो फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं किसान किन्नू में, वैम वगैरह है, तो सर उसका मतलब उसके बारे में सर वो तो बिल्कुल बकवास है, वो तो बिल्कुल बकवास है। हो सकता है कि बहुत सारे किसी हमारे लोगों को ना पसंद आए ये बात, लेकिन वो बिल्कुल बकवास है। मैं इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा कि हर एक किसान भाई अपने बगीचे के 15, 20, 25, 50 बूटे, सबसे स्वस्थ बूटे को पहचान लें, उस बूटे की मिट्टी को निकाल लें,
और उस बूटे की मिट्टी को निकाल के बाकी सारे बूटे में वो मिट्टी डाल दे, इस वक्त करें वो, देखिए फ्रूट सेट कितना अच्छा होता है। जी आप समझ गए ये क्या कहा मैंने? जी जी सर। ओके सर अभी जो फ्लावरिंग के टाइम सर जैसे एफिड्स वगैरह की शिकायत आ जाती है, तो क्या आ जाती है? एफिड्स जैसे तेल बोलते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, तो सिल्ला वगैरह की शिकायत आती है, तो सर उस टाइम पर किसान कैसे मतलब ध्यान रखिए, फ्लावरिंग पर कौन सी स्प्रे करनी है, कब करनी है, उसका थोड़ा। वो तो जैसे आपके सबसे अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए एफिड्स वगैरह आए या मान लीजिए आपकी सिला वगैरह आई, तो सबसे अच्छा हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल 1% का ले लीजिए, या 2 ml पर लीटर के हिसाब से वो जो नीम ऑयल है, ये सबसे अच्छा है। अदरवाइज कोई भी ले लीजिए, इंडाक्लोपिड वगैरह ये सारे आते हैं बाजार में, करिए, लेकिन उस पर वॉच रखना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, कोई भी हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल जैसा मैंने बताया, या कोई भी नीम ऑयल प्रोडक्ट है, ये लेके आप डालिए। जी ठीक है ठीक है। हाँ सुमित सर आप जी सर कुछ ये कुछ फार्मर्स के एक दो और सवाल है कि एक तो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे के लिए कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिक्स कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ जिस किसान भाई ने ये सवाल पूछा है उसको कुछ अवार्ड देना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। अवतार सिंह जी हैं सर। जी हाँ, अवतार सिंह जी को हमारा नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल है। ये जानते हैं, आमतौर पर हम कहते हैं कोई भी चिलेट मत यूज करिए, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के चिलेट को मत यूज करिए। चिलेट इसलिए एक तो कॉस्टली भी होता है, और अक्सर हमारे किसान भाई इसको पकड़, तो आप क्या करिए, सीधे सीधा फर्टिलाइजर लीजिए, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जिंक, बोरेक्स। तो कभी भी फेरस सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फेरस सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट को तो मिला दीजिए आप एक साथ, लेकिन फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और जिंक सल्फेट को कभी मत मिलाइए, वरना सब टॉक्सिसिटी सिम्टम आता है। तो इसलिए कभी भी फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरेक्स चारों को एक साथ बिल्कुल मत मिलाइए। फेरस सल्फेट 0.5% फेरस सल्फेट, 0.5% मैग्नीज सल्फेट, 0.5% जिंक सल्फेट, 0.2% बोरेक्स को कभी मत मिलाइए। फेरस सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट को मिला दीजिए, एक स्प्रे करिए, दूसरा स्प्रे 10 दिन बाद जिंक सल्फेट का 0.5% कर दीजिए, और तीसरा स्प्रे 0.25% 200-250 ग्राम सोडियम बोरेट या बोरेस को 100 लीटर पानी में घोल के उसको तीसरा स्प्रे करिए। सबसे अच्छा तरीका होता है, और पौधे भाई धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब भी करता है 1 by 1। जी अगला सवाल। जी सर। अच्छा ये एक मिनट एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। और ये स्प्रे, जो पहला स्प्रे आप करिए फ्रूट सेट स्टेज पर, दूसरा स्प्रे आप करिए 45 दिन बाद, तीसरा स्प्रे 45 दिन बाद, चौथा स्प्रे 45 दिन बाद। इस तरह से आप जून तक 4 स्प्रे कम से कम कर लीजिए, और 5वां स्प्रे आप करिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में मत करिए, अक्टूबर में करिए। जी जी सर। कंटेंट की बोले तो पर लीटर वाटर में मैक्सिमम, जैसे कि कई जगह पे 0.5 आपने बोला, कई लोग 1 तक बोलते हैं, तो कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए सर? नहीं बिल्कुल नहीं, 1 तक वो पूरा टॉक्सिसिटी आ जाएगा। हमारे जो सरदारजी लोगों में प्रॉब्लम यही है, हमारे सरदारजी लोगों में प्रॉब्लम ये है कि उसको ये 2 रोटी की भूख है तो 10 रोटी खिलाएंगे उसको। ये सबसे बड़ी समस्या है सरदारजी लोगों में है। वो समस्या है कि चलो जी 0.5% बोला था, उसको 1% खिला दो। बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। 0.5% का मतलब वो 0.5% वो जिंक लेगा ही नहीं, वो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो मैग्नीज एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जी चलिए आगे। जी सर। ओके सर, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज मैग्नीशियम एंड जिंक डेफिशिएंसी इन ऑर्चर्ड्स, और उसको ऑर्गेनिक कोई वे है क्या? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी तो आती ही नहीं आपके यहाँ,
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हमेशा एसिड सॉइल में आती है, तो आपके किनोमैनिन में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की कोई समस्या नहीं है। जो जिंक डेफिशिएंसी है वो मैंने आपको पहले बताया, जिंक सल्फेट 0.5% 500 ग्राम जिंक सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल लीजिए, उसको फ्रूट सेट पे डालिए, 45 दिन बाद 45 दिन के इंटरवल पे 3 स्प्रे करिए जून तक। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में बिल्कुल मत करिए, अक्टूबर में 1 स्प्रे करिए। 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे मस्ट है। चलिए आगे। जी आगे। What's the right time for application of What's the right time for application of? आवाज नहीं क्लियर है, आवाज क्लियर नहीं है। मैग्नीज एंड कैल्शियम। मैग्नीज एंड कैल्शियम की कोई जरूरत नहीं, पूरा कैल्शियम भरा हुआ है आपके यहाँ। कैल्शियम की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम की कोई जरूरत नहीं है। और मैग्नीज की बात कर रहे हैं। मैग्नीज जैसे मैंने बोला आयरन मैग्नीज सल्फेट, बिल्कुल वैसे जैसे जिंक सल्फेट आप यूज करते हैं वैसे मैग्नीज सल्फेट यूज करिए। जी आगे चलिए। ठीक है। हाँ सर एक क्वेश्चन है वो जी। लिक्विड मैन्योर इज बेटर और सॉलिड मैन्योर प्रोवाइडेड बाय बायो सीएनजी कंपनी? सॉलिड मैन्योर इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो धीरे धीरे प्लांट से रिलीज, वो मैन्योर से रिलीज होता है और वो सबसे अच्छा है। लिक्विड मैन्योर के बजाय आप सॉलिड मैन्योर यूज करिए, लेकिन सॉलिड मैन्योर को जुलाई में ही यूज करिए और किसी टाइम में मैन्योर डालने का कोई मतलब नहीं है, वो इतनी हाई टेम्परेचर में सारा का सारा इनएक्टिवेट हो जाता है। जी सर, सनबर्न का क्या इलाज है? सनबर्न देखिए, इस बात को ध्यान में रखिए। किनोमैंडिन के सबसे बड़ी चीज जानते हैं, किनोमैंडिन में तो एक प्लस पॉइंट है कि ज्यादातर किनोमैंडिन में किनो जो है ना कैनोपी के अंदर लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पौधा थोड़ा सा चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल रहता है, 3-4 साल, वो पौधा थोड़ा यंग रहता है, कैनोपी डेवलप नहीं होती है, तो उस वक्त थोड़ा सा सनबर्न से एक्सपोज होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है 2.5% कैल्शियम सल्फेट स्प्रे करिए एज ए रिफ्लेक्टेंट, और या 1% कैवोलिन KAOLIN कैवोलिन 1% एज ए रिफ्लेक्टेंट, ताकि उसकी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती और किनों में वो सन स्कैल्ड डेवलप नहीं होता। आगे चलिए, हो गया। गुमोसिस का सर प्रॉब्लम पूछ रहे हैं किसान, इसका क्या सोल्यूशन है सर? परमानेंट सोल्यूशन है कोई गुमोसिस का? परमानेंट सोल्यूशन तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन गुमोसिस का सबसे अच्छा तरीका ये ट्राइकोडर्मा कल्चर आता है। ट्राइकोडर्मा कल्चर अगर आपको मिल जाता है तो जब आप बगीचा लगाते हैं तो उस वक्त लगाइए। लेकिन आप क्या समस्या जानते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक बगीचे में आज मेरा टर्न है, तो अगर वो मेरे टर्न में मुझे 5000 लीटर है, तो वो 5000 लीटर पानी वहां पक्का है डाल देगा, समझे आप। तो दूसरे दिन क्या होगा, उस 5000 लीटर का 1000 लीटर बगल वाले बगीचे में चला गया पानी, और दूसरे दिन 5000 लीटर वो बगल वाले में डाला। तो अब आप क्या हुआ, हर एक बूटा जो है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, हर एक बूटे के ऊपर कम से कम 3-3, 4-4 सेंटीमीटर पानी खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, फाइटोप्थोरा आएगा नहीं तो क्या होगा। पानी निकासी की व्यवस्था कभी करते नहीं, क्यों? क्योंकि सबके पानी इरिगेशन का टर्न बना हुआ है कैनाल से, तो जितना पानी आया जी दे दो, ले लो, वही समस्या है, उसका सबसे बड़ा कारण। तो पहले तो पानी व्यवस्थापन का एक कारण आप ठीक से लगाइए, और दूसरा जो है ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास के ये जो कल्चर्स हैं उनको लगाइए। तीसरा है कि जब आप बूटा लगाते हैं अपने बगीचे में, तो जो बड यूनियन है जितना ऊंचा हो उतना लगा लीजिए, तो बहुत अच्छा है। यही सारे तरीके हैं, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका। बोडो पेस्ट जो है वो रेनी सीजन में, मतलब जो समर है उसमें बोडो पेस्ट की पेस्टिंग करिए अच्छे से, उससे भी काफी कुछ बचा जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है जब आप पानी देते हैं तो बूटे आपके बगीचे में पानी खड़ा रहता है, 2-2, 3-3 सेंटीमीटर हर एक बूटा डूबा रहता है, कम से कम 2-2 सेंटीमीटर मुझे दिखता है पानी खड़ा हुआ। वो सबसे बड़ा कारण है फाइटोप्थोरा मल्टीप्लाई होने का। जी अगला। हाँ जी सर करण स्वामी का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं अभी पौधे की एक डाली पर फल है पर उसके साथ वाली डाली पर फ्रूट नहीं, फल नहीं है, फूल नहीं है,
उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण कुछ नहीं, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि रूट और सूट, जो जड़ है और ऊपर जो सूट है, उसका एक कनेक्शन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वैस्कुलर कनेक्शन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वैस्कुलर कनेक्शन रूट और सूट के बीच में कभी कभी किसी किसी प्लांट के पोर्शन में कमजोर होता है। तो उस कमजोर होने की वजह से उसमें फल या तो नहीं लगेगा या कम लगेगा, दूसरे में ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर अगले साल देखेंगे तो उस वाले टहनी पे ज्यादा लगेगा, दूसरे वाली टहनी पे कम लगेगा। ऐसा भी होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं उससे। जी सर। अवतार सिंह जी पूछ रहे हैं, अभी लिक्विड फंगिसाइड है कोई ड्रिप इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ जैसे उसको डालते हैं, तो लिक्विड फंगिसाइड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लिक्विड फंजीसाइड का के लिए उसमें क्या है, अगर रिडोमिल गोल्ड है तो रिडोमिल को घोल लीजिए और उसको ड्रिप इरिगेशन से रेगुलेट कर दीजिए। उसमें क्या, लिक्विड फंजीसाइड को आप खुद ही बना लीजिए, घोलना ही तो है। रिडोमिल गोल्ड है मान लीजिए, तो रिडोमिल गोल्ड को क्या है, उसको घोल लीजिए, जितना घुलता है अच्छे से घोल लीजिए, छान लीजिए, उसके बाद वेंचुरी से रेगुलेट कर दीजिए। उसमें क्या, इरिगेशन से। जी सर, जी सर। सुमित सर। हाँ, ओके, आई थिंक सर इतने ही क्वेश्चंस थे। एक सर ये जैसे आपने वेस्कुलर कनेक्शन वाला बोला, ये बहुत जगह पे मैंने भी ऑब्जर्व किया था लास्ट मंथ कि बाग में करीब करीब 20% जगह पे ऐसा है कि आधे साइड, एक ही बूटे के आधे साइड है, आधे साइड नहीं है। तो सर उसके लिए कुछ टू एस्टेब्लिश दैट कनेक्शन कुछ किया भी जा सकता है क्या प्रैक्टिसेस के तौर पे, या फिर दैट्स नेचुरल? उसको थोड़ा बहुत जानते हैं। उसके अंदर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक फास्फोरस जो सोर्स है, थोड़ा सा फास्फोरस सोर्स डीएपी वगैरह डाल के उसकी रूट एक्टिविटी को थोड़ा सा एलिवेट कर दीजिए, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा ऊपर नीचे वो डाल दीजिए और ऊपर जो है थोड़ा सा उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि जो वहाँ का रूट कमजोर है तो जिस अमाउंट में न्यूट्रिएंट को सप्लाई खींच रहा है, उसी सप्लाई में वो कैनापी को दे देगा। वो थोड़ा सा रेशनलाइज कर देते हैं, वही एक तरीका है। जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन सर इतने थे सभी के, और बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सभी क्वेश्चंस भी, और इनिशियली सेशन भी सर बहुत अच्छा था। सभी को आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक ओवर 200 फार्मर्स ने सर ज्वाइन किया, एंड दे वुड हैव लर्नड अ लॉट। काफी लोगों के क्वेश्चंस भी थे। तो सर थैंक यू वेरी मच सर टाइम निकालने के लिए, और हम लोग को जी सर। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो बाद में फाइलों को लेके, तो यू कैन कॉन्टेक्ट राजीव का नंबर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में है। एंड थैंक्स अ लॉट, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी आप रिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नो इशू। जी सर, जी सर, थैंक्स अ लॉट।